हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद ही हम जिंदगी को समझ पाते हैं। इसी तथ्य को उजागर करती हुई कहानी प्रस्तुत है, अनुभव जिंदगी का। शादी की सुगबुक चली थी तो न चाहते हुए भी मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। वैसे मैं जानती थी कि मेरे हाँ या ना कहने से कोई असर नहीं होने वाला। लड़का अच्छे पद पर था, सास ससुर साथ में रहते थे, एक ननद थी, उसकी शादी हो गई थी। ननद की शादी लोकल शहर में हुई थी। मैंने माँ से कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी ढंग से पढ़ने तो दीजिए, ग्रेजुएशन भी कोई पढ़ाई है। माँ ने कहा था कि जब मैं तेरी उम्र की थी तो भैया का जन्म हो गया था, अच्छा लड़का मिल रहा है, हमें अपनी जिम्मेदारी समय पर निभा लेने दो, फिर पढ़ती रहना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई जारी रख सकती हो। मैंने पापा के सामने भी यही बात रखी थी। पापा ने भी यही कहा था कि समय रहते हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो, शादी के बाद भी तो ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहकर भी तुम पढ़ सकती हो। भैया से बात करने पर भैया ने कहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा की मर्जी है, मैं तो अभी चार पैसे कमाता भी नहीं हूँ, प्रतिरोध भी किस बूते पर करूं। मैंने अपने आप को बड़ा असहाय सा पाया था। मन सोच रहा था कि लड़कियां शादी के मामले में इतनी बेचारी क्यों हो जाती हैं। श्वेता, लूसी व रानी ने अलग अलग सब्जेक्ट में पीजी करने हेतु एडमिशन ले लिया था। श्वेता ने तो कहा भी था, नीतू तो इतनी बेचारी क्यों बन गई, अरे हमें अपना करियर बनाने का हक तो है ना, ये कोई बात है क्या कि बस जिस खूंटे से बांध दिया जाए और हम चुपचाप सब कुछ सहते जाएं। तू विरोध क्यों नहीं करती, बस गाय बनी हुई है। श्वेता की भरी हुई चाबी के थोड़ा बहुत काम किया था। उसने एक बार फिर माँ से कहा था, कभी शादी तय करनी है तो कर दो, शादी 2 वर्ष बाद कर देना, मुझे पीजी कर लेने दो, मेरी सभी सहेलियां कर रही हैं। माँ ने कहा था, बुद्धू लड़की, आजकल कोई मानेगा कि शादी तय करके 2 वर्ष छोड़ दें और फिर बीच में उनको कोई दूसरा हमसे अच्छा रिश्ता मिल गया तो बिना मतलब के झंझट हो जाएगा। मैं माँ की परेशानी समझ रही थी, मगर मेरी परेशानी तो यथावत थी। आखिर में मैंने हथियार डाल दिए थे। सोचा था नहीं पढ़ने देंगे रेगुलर तो प्राइवेट फॉर्म भर दिया करेंगे। पापा और माँ की परेशानी को बढ़ा तो नहीं सकते ना, भैया भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने रूमानी दुनिया में खो जाना बेहतर समझा था। रोज अपने लिए नई नई कल्पनाएं करने लगी थी। कैसी लगूंगी मेहंदी वो हल्दी कार्यक्रम में, क्या पहनना है, लहंगा या साड़ी, ज्वेलरी कौन सी जचेगी। शादी के लिए पापा उनके घर गए थे, घर वर सब देखा थे। पापा को सब कुछ पसंद आया था। पापा ने अगले संडे उनको बुला लिया था। मम्मी पापा इस रिश्ते से इसलिए भी संतुष्ट थे कि दूरी अधिक नहीं थी। मात्र मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर था लखनऊ। मम्मी का सोचना था कि जल्दी जल्दी मिल पाएंगे बेटे से। खैर, अगला संडे आ गया था, साथ ही उनका फोन भी कि वे लोग आ रहे हैं। घर में सब तैयारियां हो गई थी। मुझे भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए थे।
वे लोग आ गए थे, सासू जी, ससुर जी, स्वयं श्रीमान जी, ननंद जी, दो बच्चों के साथ। वो एक फैमिली फ्रेंड निकेत जी आए थे। परिचय हुआ था। भैया ने आकर मुझे सब अंदर बताया था। वो मेहमानों की तारीफ भी की थी। मेरे अंदर एक ठहराव जैसा था, बस यंत्रवत सब कुछ कर रही थी। बस मम्मी पापा को कष्ट नहीं देना चाहती थी। शायद बचपन से विद्रोह की भावना कभी पनपी ही नहीं थी। जो कुछ भी कहा जाता था मान लेते थे। मेरी फ्रेंड्स लूसी और श्वेता आ गई थी। भैया ने आकर बाहर चलने को कहा था, तो हम सब तैयार होकर बाहर चले गए थे। भैया ने मेरी ओर इशारा कर दिया था। मुझे माँ ने चाय सर्व करने को कहा था। मैंने चाय सर्व कर दी थी। हमारे ससुर जी ने कहा था, लड़की तो ठीक है, पर अप्रत्यक्ष गुण तो बाद में ही समझ में आते हैं। सासू जी ने घर के कामकाज के बारे में पूछा था। वो बाकी की बातें भी तय करने को कहा था। श्रीमान जी ने कहा था कि बस केवल एक ही बात कहनी है कि मेरे परिवार के लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। सबने उन लोगों की तारीफ भी की थी कि स्पष्टवादी होना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि पहले मीठा मीठा बोला जाए और बाद में जिंदगी दूभर कर दी जाए। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था कि जिस इंसान को जानती भी नहीं हूं उसके साथ जिंदगी बितानी है, और जिनके साथ अब तक रही हूं उन्हें छोड़कर जाना है। खैर, समय बीतता गया था और शादी की तारीख आ गई थी। माँ ने मुझे श्वेता व रानी के साथ जबरदस्ती भेजा था ताकि सभी सामान मेरी पसंद का आ सके। पसंद की बात क्या करना है, मुझे तो दूल्हा ही पसंद नहीं था। आंखों में कड़क चितवन, मुस्कुराना तो जैसे जानते ही नहीं। हर बात में मम्मी आप बताइए ना कहना। अरे भाई, बहन पापा और दोस्त को भी महत्व भी तो दो, नहीं तो फिर साथ में लाए क्यों थे। शादी की रस्में, हल्दी, मेहंदी, लेडीज संगीत सब शुरू हो चुके थे। सबके साथ मैं भी एंजॉय कर रही थी। बारात वाला दिन भी आ गया था। पापा ने भैया से कहा था कि अमरीश चाचा से कुछ कैश ले आए जाकर, कहीं कम ना पड़ जाए। मन में एक दर्द सा उठा था। ऐसा रिवाज क्यों बनाया गया कि बेटी के साथ साथ अपनी संपन्नता भी दे दी जाए। सालों के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, फिर जिंदगी भर उनके सामने हाथ जोड़ते रहते हैं। नियत समय पर सारे कार्यक्रम हो गए थे। मेरी विदा भी हो गई थी। वहां ननंद मेरे साथ साथ थी। बस उनसे ही थोड़ी बातचीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वे मुझसे काफी फ्रैंक हो गई थी। वो बताया था कि उनकी शादी में जो कर्ज लिया गया था वो अभी तक उतार नहीं पाए हैं। अब भैया थोड़ा थोड़ा कर्ज चुका रहे हैं। मन में एक बार फिर सवाल कौंधा था कि क्यों नहीं हम सादगी से शादी कर देते और अपने बजट के अंदर ही उपहार दें, या ना दें तो एक नारियल सुपारी दे दें। शादी को एक पुण्य संस्कार बनाए, न कि व्यापार या संविदा। पहली रात आ गई थी। प्यार भरी बातें कम, परिवार से जुड़ी हुई बातें अधिक हुई थी। मन में एक रिक्त सी थी। शाम को निकेत जी आए थे। श्रीमान जी से पूछा था, भाभी कैसी लगी। श्रीमान जी ने तटस्थ भाव से कहा था, ठीक है। मन शायद कुछ अधिक की अपेक्षा कर रहा था। तभी निकेत जी बोले थे, क्या सूखे सूखे बोल रहे हो, मिठाई खिलाओ, इतनी प्यारी भाभी मिली है।
हाँ, और बताओ तो हमें भी कहाँ घूमने जा रहे हो? कहीं नहीं यार, बजट अलाउ नहीं कर रहा, पति ने जवाब दिया था। मन ने कहा था कि अच्छा ही है, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। निकेत जी हंसकर बोले थे, भाभी जी ये सच कह रहे हैं या इसलिए कह रहे हैं कि कहीं मैं पीछे न लग जाऊं? मैंने कहा था सच तो यही बता पाएंगे। शादी के 3 वर्ष बीत गए थे। सासू जी रोज किचन में आकर सुना जाती थी, नहीं होते बच्चे तो गोदी ले लो, कम से कम घर में हलचल तो हो। पहले तो पता चलता नहीं न कि माँ बन पाओगी या नहीं। मन में आया था कि कह दूं कि अपने बेटे से पूछो क्यों बाप नहीं बनना चाहते, लेकिन संस्कारों का लिहाज करके चुप रह गई थी। थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में पहुंची ही थी कि श्रीमान जी की आवाज आई थी, जरा धीरे बोला करो। दोस्त बैठे थे ड्राइंग रूम में, किचन से आवाजें आ रही थी। मुझे तो गुस्सा भरा ही था। मैंने कहा था मैं नहीं बोली थी, आपकी तानाशाह माँ कह रही थी कि बच्चा क्यों नहीं होता, गोद ले लो। मुझ पर माँ न बन पाने का आरोप लगा रही थी। आप उनको बता क्यों नहीं देते कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्या कहकर ये चीख पड़े थे, तुमने मेरी माँ को तानाशाह कहा? और पास में रखा हुआ पेपर वेट उठाकर मेरे सिर को निशाना बनाकर मार दिया था। बोले थे जब तक बहन की शादी का कर्ज चुकता नहीं हो जाएगा कोई बच्चा नहीं होगा, अच्छी तरह सुन लो। और कहकर वहां से चले गए थे। सिर में चोट लगने के कारण मैं वहीं बैठ गई थी। चक्कर समाप्त होने के बाद मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। श्रीमान जी बिना खाना खाए ही ऑफिस चले गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और स्टेशन की ओर बढ़ गई थी। बस से मैं मायके चली आई थी। मुझे अकेले देखकर माँ व पापा दोनों ही घबरा गए थे। मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई थी। वो सिर सहलाते हुए मुझसे पूछा था कि मैं इस तरह अचानक अकेली कैसे आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर मैंने सब कुछ बता दिया था। माँ बड़बड़ा रही थी कि बहन की शादी का कर्ज चुकाने तक शादी ही नहीं करनी थी, दूसरे की बेटी पर लांछन क्यों लगवाते हैं। मैंने माँ से कह दिया था कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। शाम तक पापा भैया सभी को सब कुछ पता चल गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाने की बात भी की गई थी, मगर मैंने मना कर दिया था। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। भैया ने दहेज का सारा सामान वापस लेने, वो मेंटेनेंस दिलाने का प्रस्ताव भी रखा था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया था। शाम को निकेत का फोन आया था। बोले थे मुझे सब पता चल गया है, मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक साथ बैठकर बात कर लें। मैंने मना कर दिया था तो पास बैठी माँ बोली थी, बेटी गांव से हूं पर एक बात कहती हूँ, आज जो बात तुम्हारे बीच है कल जन जन की जुबान पर होगी। इससे कोई तुम्हारी या हमारी इज्जत बढ़ेगी नहीं, तुम्हें समाज प्रतिष्ठा की नजर से देखेगा। तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा ये कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा सा झुककर समझदारी से काम लो। मैंने निकेत जी को फोन करके मिलने के लिए हाँ कह दी थी। अगले दिन हम पार्क में मिले थे। भैया साथ गए थे।
निकेत ने श्रीमान जी से कहा था, उठो, पहल करो, गलती तुम्हारी है। वे उठे थे, बोले थे, कहो तो सबके सामने पैर छूकर माफी मांग लो। अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। घर साए साए करने लगा था। तुमसे ही घर आबाद है, अपने घर चलो, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं भी, कहकर मैंने उनका हाथ कस कर पकड़ लिया था। सब मुस्कुरा रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें छूकर सिहरन महसूस की थी। भैया बहुत जोर से हंस पड़े थे। नमस्कार।